हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो इसका फर्स्ट चैप्टर का मैं लास्ट टॉपिक आपको करवा रही हूँ। सीड। अपन ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन देख लिया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में। अब ये ध्यान रखना आप, फ्रूट होती है ओवरी और जो सीड होता है वो होता है ओव्यूल। अब देखो यहाँ पे इन एंजियोस्पर्म सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो वह है सीड। इट इज़ ए ऑफन डिस्क्राइब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फिर उसके बाद में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? सीड। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड टिपिकली कंसिस्ट सीड कोट। अब ये भी कई बार आता है, उसके ऊपर जो कवर होते हैं उन कवर को अपन क्या बोलते हैं? सीड कोट। और अंदर की तरफ उसमें होता है कॉटिलिडन और उसके कॉटिलिडन के बीच में होता है एम्ब्रियो एक्सिस। और यही एम्ब्रियो एक्सिस है जर्मिनेशन के बाद में प्लूमुल और रेडिकल में चेंज होता है। अब देखो कोटिलिडन जो है बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी थिक स्ट्रक्चर है, सोलन है, क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व होते हैं और यही काम करते हैं इसकी। जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो उस समय यही काम में आते हैं। और इसी के बेस पे हमने जो सीड्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैच्योर सीड को हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब पहला तो है नॉन एल्बुमिनस और दूसरा है हमारे पास में एल्बुमिनस। तो नॉन एल्बुमिनस का दूसरा नाम आप कर सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक। ये एक ही चीज़ है कि अगर स्पर्म सीड डेवलपमेंट के टाइम ख़त्म हो जाता है तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एल्बुमिनस। और जिनमें सीड बनने के बाद भी अगर रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? या तो आप इसको एल्बुमिनस कह दो या आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? ये एल्बुमिनस, या दूसरा नाम आप इसको दे सकते हो एंडोस्पर्मिक। अब यहाँ पे देखो, जो नॉन होते हैं वो अधिकतर जितने हमारे डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें मिलेगा, जबकि जो एल्बुमिनस है वो आपको अधिकतर किस में मिलेगा? मोनोकोट में। तो ये एक एग्जांपल भी हो गए कि मोनोकोट में आफ्टर सीड फॉर्मेशन भी आपको एंडोस्पर्म मिलता है। अब देखो, नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, यानी कि उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो उस समय एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। और इसके एग्जांपल आपको दे रखा है, पी है, ग्राउंड नट है, यानी अभी मैंने आपको बताया डाइकोट। फिर अपने पास में एल्बुजिनस, ये दूसरा हो गया। पहला हो गया नॉन, जिसको आप नॉन एंडोस्पर्म में भी कहोगे, और दूसरा आपका क्या हो गया? एल्बुमिनस हो गया, जो इसमें कि आपको एंडोस्पर्म मिलेगा। सीड रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो इसमें आपको बचा मिल जाएगा। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? वीट है, मेज़ है, बार्ली है, कैस्टर है। तो ये सब क्या है? अधिकतर मोनोकॉट हैं। तो आपको मोनोकॉट में जो है एंडोस्पर्म मिलेगा, जबकि डाइकॉट में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रिमेन्स न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। अब जो न्यूसिलस क्या होता है कि अगर आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी तो ओव्यूल में अंदर की तरफ होता है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। तो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ सीड्स जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है, ब्लैक पेपर और बीट, इसके अंदर जो है आपको न्यूसिलस परसिस्टेंट रहेगा। परसिस्टेंट मतलब बचा हुआ। ठीक है। और दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो ये जो है एग्जांपल कई बार आता है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, तो ये अपना हो गया। उसके बाद में देखो, अब अपन थोड़ा सा सीड के बारे में और पढ़ रहे हैं। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल, हार्डन टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब जो अपने पास में ओव्यूल था उसके चारों तरफ आपको पता है दो इंटेगुमेंट थे, आउटर और इनर। अब यही आउटर और इनर किसका? क्योंकि अंदर ओव्यूल है तो ओव्यूल के बाहर सीड कोट बनाएंगे।
तो 2 सीड कोड होंगे यहाँ पे, जितने इंटेगुमेंट होंगे उतने सीड कोड आपको मिलेंगे। अब ये देखो जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड और टफ हो जाते हैं। और क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, सीड कोड। अब माइक्रोपाइल, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेगुमेंट क्या बनेगा तो आप कहोगे सीड कोड। माइक्रोपाइल जो जहाँ से कि पोलन ट्यूब एंटर करी थी तो वो भी आपको दिखेगा सीड के अंदर, तो वो माइक्रोपाइल जो रिमेन्स है वो स्मॉल पोर रहता है आपको सीड कोड। जैसे अगर आपने ग्राम का सीड देखा हो तो आपको यहाँ छोटा सा गड्ढा सा दिखेगा, तो वो एक्चुअली क्या है, माइक्रोपाइल है। वीट है तो उसमें भी आपको दिखेगा। तो ये जो स्मॉल पोर है सीड कोड में दिखता है वो पहले क्या होता है, माइक्रोपाइल। फिर है दिस फैसिलिटेट एंट्री। अब ये किस लिए हो रहता है, छेद जैसा बहुत छोटा सा, ताकि इसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और वाटर जर्मिनेशन के टाइम में इसके अंदर एंटर कर सके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर सीड मैच्योर, वाटर कंटेंट रिड्यूस, सीड बिकम रिलेटिवली। अब देखो जब हमारे पास में ओव्यूल था, फर्टिलाइज था, तो उस समय उसमें से वाटर बाहर निकल जाता है और वो ड्राई हो जाता है। और ये कितनी रहनी चाहिए, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। तो ये जितना मास है उसका 10 to 15% है वो इसमें वाटर या मॉइस्चर रहना चाहिए। फिर उसके बाद में जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एम्ब्रियो सो डाउन एंड एम्ब्रियो में बी स्टेट इन एक्टिवली कॉल्ड डॉर्मेंसी। कई बार डॉर्मेंसी की भी डेफिनेशन आती है। अब अभी आपने देखा कि पहले आपके पास में सीड था, वो ग्रीन था, फ्लैसी था, उसमें वाटर था, फिर वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी इसमें 10 to 15% मॉइस्चर होना चाहिए। अब इस कंडीशन में इसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो प्रोसेस क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, और उसके बाद में ये कुछ इसको रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और उसी रेस्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डॉर्मेंसी, तो आप ये लिखोगे व्हेन सीड फ्रूट जो भी है एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिव, तो उस समय उसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी। और ये आपको किस में मिलेगी, अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इन सब को लेके इसका जो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, मॉइस्चर यानी वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर जैसे ही फेवरेबल होंगे वैसे ही ये सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए फेवरेबल कंडीशन, तो उसमें मॉइस्चर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर मतलब वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर अगर सूटेबल होगा तभी हमारा सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। और अगर ये नहीं होगा तो हमारा सीड किस में रहेगा, डॉर्मेंसी में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये देखो वापस से वही चीज़ कहती है कि जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में और ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों एक के बाद एक, पहले सीड चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद फ्रूट चेंज हो जाएगा, ठीक है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। अब जो ओवरी की वॉल थी वो अब फ्रूट की वॉल बन गई और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। द फ्रूट मे बी फ्लैशी इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो और मे बी ड्राई, ठीक है। तो ये आपको जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग तरह के मिलेंगे, कुछ आपको फ्लैशी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, इनके फ्लैशी हैं। और वहीं पे अगर आप ग्राउंड नट, मस्टर्ड ये देखोगे तो ये कैसे होंगे, ड्राई। फिर मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म विद डिस्पर्सल ऑफ सीड। आप देखो जैसे अपन पॉलिनेशन कहते हैं, वैसे ही पॉलिनेशन मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे तो हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और जब हमारे पास में सीड या फ्रूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। रिकॉल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल ऑफ मैकेनिज्म स्टडीज इन अर्ली ग्रेड। तो यहाँ पे आपको नहीं देखा है, इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी एंड देन द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ए फ्रूट। तो अब आप देख लो कि जितने ओव्यूल्स होंगे
वो ओव्यूल्स जर्मिनेट होंगे, वो सॉरी फर्टिलाइज होंगे, तो वो सीड में कन्वर्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हुए, तो वही आपके पास में सीड्स जो मिलेंगे वो आपको फ्रूट में मिलेंगे। और अगर फ्रूट में नहीं है सीड, तो इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। तो ये अभी आप आगे पढ़ोगे। अब देखो, इन मोस्ट प्लांट बाय टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड फ्लोरल पार्ट डीजनरेट फॉलो। अब हमारे पास में ओव्यूल और ओवरी यही पार्ट मिलता है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है या फॉलो अप हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास में ओवरी से फ्रूट बनता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अब जैसे यहाँ दे रखा है, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड ट्रू। लेकिन इसके अलावा किसी और से बनता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक बेस्ट एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू। इनमें थैलेमस जो है, थैलेमस जो ओवरी के नीचे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। ये थैलेमस अगर फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अब जैसे आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सीड दिखेंगे। तो एक्चुअली ये पार्ट है इसका फ्रूट, लेकिन जो हमारा एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं वो क्या होता है, थैलेमस। तो इसलिए अपन इसको कौन सा बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, जिसमें कि ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट है, वो पार्ट अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में आता है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ऑल्दो इन मोस्ट species fruits are result of fertilization and there are few species। अब देखो, अब यहीं पे ये दे रखा है, जो कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक, या इसका एक और हम नाम देते हैं सीडलेस, क्योंकि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो सीड ही नहीं बन रहा है, इसलिए इनको चाहे पार्थेनोकार्पिक कह दो चाहे सीडलेस कर दो। तो यहाँ पे बनाना इज सच एग्जाम्पल किसका, पार्थेनोकार्पिक का। तो ये भी अगर आपके पास आता है तो बनाना, और एक और है पपैया। ये कुछ हमारे पास में सीड ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीडलेस होते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट आर सीडलेस। अब यही प्रोसेस जो है हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में सीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे आप पपैया है, पपैया में आप देखते हो कितने सारे सीड्स होते हैं, और वो सीड्स हमारे लिए कुछ है नहीं है, हम उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्यों नहीं हम पपैया जैसे को हम इंड्यूस करके या आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं, तो ऐसा जो पपैया होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, सीडलेस। तो ये ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक। तो ये नेचुरल भी हैं और हम इसको इंड्यूस भी आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। अब देखो यहाँ पे इसकी देखिए, फर्स्ट, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑन वाटर, सीड फॉर्मेशन इन मोर डिपेंडेबल। ठीक है। ऑल्सो सीड हैव better adaptive strategies of dispersal of new habitat and help in species। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, या जो भी चीज़ है, वाटर है या क्लाइमेट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसके लिए भी इसको मीडियम चाहिए, और मीडियम के थ्रू ही ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल। अब यहाँ पे देखो कुछ, हालांकि ये कोई ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं, पर फिर भी अपन इसे पढ़ लेते हैं। अब देखो, कॉलोनीज अंदर दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व यंग सीडलिंग एंड नरिश अंटिल द कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। अब जो भी हमारे पास में सीड है वो सीड जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट तक इसके पास में कॉटिलिडन है या एंडोस्पर्म है, उसके थ्रू उसको नरिशमेंट मिलता है, और फिर उसके बाद में इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। फिर उसके बाद में देखो, जो इसके हार्ड सीड कोड हैं वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें एम्ब्रियो
जो इसके अंदर है वो जर्मिनेट होता है, नए प्लांट को करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको पहले ही बता दिया था कि सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। और फिर इसके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन के फ्यूजन से बनना है, तो यहाँ पे आपको उसका वेरिएशन भी मिलेगा, इसलिए ये क्या हो गए, इम्पॉर्टेंट हो गए। फिर उसके बाद में सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी थोड़ा सा वैसे ही बता रखा है कि एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कि सीड की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीड हमारा अच्छा होगा तो हमारा क्रॉप डेवलपमेंट अच्छा होगा। Dehydration and dormancy of mature seed are crucial and storage of seed which can be used of food throughout year and also crop in next season। अब आपको बताएं कि हमारे पास में जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग हैं। तो सीड को हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं, और उसको रखना जैसे अपने भी घर में होता है, तो आप अपन कोई भी चीज़ है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पैक करके एयर टाइट डब्बे में रखते हैं, ताकि हम उसको एक साल तक आसानी से रख सकें। तो यहाँ पे भी वही है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इज एब्सेंस ऑफ सीड, प्रेजेंस इन सीड एंड जर्मिनेट स्टेट ऑफ सून फॉर्मेशन ऑफ द स्टोर। तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि एग्रीकल्चर में इसकी कितनी ज़्यादा हेल्प होती है। अब उसके बाद में अब सीड वैसे तो अपने ही आए, लेकिन अगर जहाँ टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। हाउ लॉन्ग सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। अब आपको पता है जैसे अपन ने पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पढ़ी थी, वैसे ही हम अब सीड की भी पढ़ेंगे कि सीड कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है। तो दीज पीरियड इज़ अगेन वेरीज इन ग्रेटली इन। अब ये भी जो है आपको अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन ए फ्यू स्पीसीज सीड्स हैव लॉस वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। तो कुछ सीड्स हमारे पास में ऐसे हैं जो कुछ ही मंथ में अपनी वायबिलिटी या लिविंग पावर को ख़त्म कर देते हैं, और कुछ में लार्ज जो है टाइम तक वो सरवाइव करते हैं, सेवरल ईयर्स तक। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स वेरी ओल्ड वेरिएबल ओल्डेस्ट। अब ये आप थोड़ा सा इसको कर लेना, लुपिनस, ठीक है, फिर एर्किटिस। तो ये कुछ ऐसे हैं जो टुंड्रा में मिलते हैं, और इनकी जो वायबिलिटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड। अब ये एक क्वेश्चन है, 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। ऐसे सीड जो हैं जो टुंड्रा आपको बताए आइस वाला पार्ट होता है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है, तो वहाँ पे 1000 ईयर तक की इसकी डॉर्मेंसी हो सकती है। फिर ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड आर डेट प्लांट। डेट मतलब खजूर होता है, तो उसमें भी आपको मिलती है। फिर ये है अगर इसकी वैरायटी आप देखते हो तो ये फ्यूनिक्स डेक्टाइलीफेरा ये है, इसकी एक करी गई है जिसकी 2000 आपको क्या मिल रही है, सीड की वाइबिलिटी। फिर उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किंग हेडेड प्लेस नियर द डेड सी। तो वहाँ पर ये प्लांट था। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे आपको दे रखा है। फिर उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वुड बी वर्थ ऑफ अटेम्प्टिंग compare the enormous reproductive capacity in flower asking the how many eggs are present in embryo sac। तो अब यहाँ पे है कि आपके पास में एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एग होते हैं, तो आपको पता है एक है। तो हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन ए ओव्यूल। अब एक ओव्यूल में आपको कितने एम्ब्रियो सैक मिलेंगे, तो एक। तो हाउ मैनी ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ओवरी। अब एक ओवरी में एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक ओवरी में एक एम्ब्रियो सैक होगा और एक एम्ब्रियो सैक में एक एग होगा, ये कन्फर्म है। फिर हाउ मैनी ओवरीज प्रेजेंट इन टिपिकल। तो ओवरीज भी हैं, वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए ट्री। तो ये इस तरीके से जो हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिसका हमारे पास में कोई आंसर नहीं है। फिर कैन यू थिंक सम प्लांट्स विच फ्रूट्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो। ऑर्किड फ्रूट्स आर सच कैटेगरी ऑफ ईच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टाइनी सीड्स, ठीक है। फिर सिमिलर इन केस ऑफ फ्रूट सम parasitic species Orobanchi and
स्ट्राइगा, यहाँ पे ये भी दे रखा है इसको, ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ओरोबैंकियोस्ट्रिगा। फिर हैव यू सीन टाइनी सीड्स इन फाइकस, जो अपना बरगद का पेड़ होता है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे जो है सीड्स आपको मिलते हैं। हाउ लार्ज टी फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम टाइनी सीड्स, ठीक है। फिर हाउ मैनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज फाइकस ट्री प्रोड्यूस, कैन you imagine the any other of example which are tiny structure and such as the large over the, आप जैसे इसमें आप फिग का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अंजीर का, उसमें भी आपको बहुत छोटे छोटे मिलते हैं और प्लांट बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। अब अपने पास में इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रेनी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। सीड्स जनरल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी अपन ने देखा कि सीड हैं उनका प्रोडक्शन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में सीड का फंड। लेकिन अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, इसको इम्पोर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आते हैं। हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि सीड्स एक तो फर्टिलाइजेशन से आ रहे हैं तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अगर सीड्स बन रहे हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये है दोनों में डिफरेंस। फ्रूट्स प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, वैसे हम फ्रूट का उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पे जो सीड बनेगा वो फ्रूट बनेगा वो सीडलेस होगा। जब हम पार्थोजेनेसिस की बात करेंगे तो सीडलेस होगा, और जब हम एपोमिक्सिस की बात करेंगे तो इस समय फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसके अंदर सीड्स होंगे। फिर एपोमिक्सिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिनिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने पास में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसको कंसिडर करते हैं। देयर आर सेवरल वेज डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिस, इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एग is formed without reduction, division is developed into embryo without fertilization, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में जब आपको पता है कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस बनता है तो उस समय म्यूसिस डिवीज़न होता है और 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो मेगास्पोर है फिर वो एक फंक्शनल होता है, फिर आपको एम्ब्रियो सैक मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न नहीं होगा, तो नहीं होने से जो एग है वो हर समय कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, और इससे जो भी फ्रूट बनेगा तो वो फ्रूट अपना कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है जो नॉर्मली मिलता है आपको किसमें, सिट्रस एंड मैंगो में। तो इनको भी इम्पोर्टेंट कर लो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन जिन प्लांट्स में हो रहा है, और वो प्रोसेस तो क्या कहलाएगी, एपोमिक्सिस, और एग्जाम्पल कौन सा होगा आपका, सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ सम न्यूसिलर सेल सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक। अब जैसे मान लीजिए कि ये ओव्यूल है, इसके चारों तरफ जो न्यूसिलर सेल हैं वो अगर एम्ब्रियो बना दें तो उससे भी जो है एम्ब्रियो भी बनेगा, नॉर्मल भी बनेगा और दूसरे भी बनेंगे। तो एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोटीन एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज इन। अब देखो यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट है कि अब एक एम्ब्रियो तो नेचुरली बन नहीं रहा है, और भी बन जाए तो ऐसी कंडीशन में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रेनी। तो इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। अब ये है आपके कि एक ही ओव्यूल में जो है आपको बहुत सारे एम्ब्रियो मिल रहे हैं, तो अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सीड इज रेफर्ड एज ए पॉलीएम्ब्रोनी। तो ये दूसरा आपका आ गया एपोमिक्सिस में। अभी हमें पता था कि एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होगा, लेकिन अगर एक ओव्यूल में अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रोनी। टेक आउट सम सीड्स
अब ये अधिकतर जो नेचुरली है वो आपको सिट्रस फैमिली यानी ऑरेंज में, संतरे में मिलेगा। एंड स्क्वीज देम एंड मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज शेप ऑफ, अब ये आपको ऑरेंज में बहुत सारी नेचुरली मिल जाएगा। काउंट ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, what would be genetic nature of apomictic embryo and can be called clones। अब इसको क्योंकि ये बिल्कुल सेम है तो इसलिए ये क्लोन्स में रहेंगे, और ये n भी हो सकते हैं और 2n भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर म्यूटिक डिवीजन से बनेंगे तो हैप्लॉइड होंगे, और म्यूटिक डिवीजन से नहीं बनेंगे तो डिप्लॉइड होंगे। फिर उसके बाद में हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल आवर फूड वेजिटेबल crops are being extensively cultivated and cultivation of hybrids is tremendously increase productivity। अब ये जो प्रोसेस है जो हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ही एम्ब्रियो बन रहा था लेकिन ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज है जिसमें कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस इन एवरी ईयर। सीड्स collected or have shown and plant its progeny segregate do not maintain hybrid कैरेक्टर। ठीक है, अब जैसे हमने हाइब्रिड सीड बना रहे हैं लेकिन अगर हम उसको लगातार कंटिन्यू ग्रो करेंगे तो उसमें हमें कैरेक्टर है वो नहीं मिलेंगे। इन दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टेड, नो सेग्रीगेशन कैरेक्टर इज हाइब्रिड प्रोजेनी। तो अगर हम एपोमिक्सिस से करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं आएगी। फार्मर कैन कीप यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर ऑफन ईयर डज नॉट हैव द बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। और अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे फार्मर को हर साल जो हाइब्रिड सीड्स नहीं लेने पड़ेंगे। बिकॉज इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक, ये देखो अगर आपका आता है तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च गोइंग ऑन मैनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास में कुछ लाइन्स हैं जो आपकी एपोमिक्सिस की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। तो ये आज आपका चैप्टर हो गया, लेकिन अभी जो है ये डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये रह गया था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, अब ये दे रखी है अपने पास में, फिर ये दे रखी है। ठीक है, इसमें नाम कुछ नहीं दे रखे हैं, बस फॉल्स फ्रूट में एप्पल का नाम दे रखा है, ये है आपका फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट में ये थैलेमस है जिसको हम खाने के लेते हैं, और ये इसका फ्रूट पार्ट है। तो ये क्योंकि ओवरी वाला पार्ट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो एक ये स्ट्रॉबेरी है, इसमें भी अपन थैलेमस यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं एकिन टाइप अगर आ जाए तो आप ये भी इसमें कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है मेज के सीड का, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। सबसे पहली बात तो इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ये एंडोस्पर्मिक है। फिर इसके जो कॉटिलिडन है उस कॉटिलिडन को स्कोटेलम बोलते हैं, जो अभी अपन ने ग्रास वाले एम्ब्रियो में भी करा था। तो एक ये और पूछा जाता है कि व्हाट इज स्कोटेलम, तो स्कोटेलम क्या है, ये आपका कॉटिलिडन है। फिर उसके बाद में वही स्ट्रक्चर है, प्लूमुल है, तो प्लूमुल की कवरिंग आपकी कोलियोप्टाइल कहलाती है और इससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। और नीचे रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर आपके पास कैप है, वो कॉलराइजा है जो कि किसको डेवलप करेगा, रूट को डेवलप करेगा। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो ये भी एक फ्रूट का डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, नाम इसका किसी का नहीं दे रखा है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट।